हेलो एवरीवन, परम आईएएस जनरल साइंस वन लाइनर का ये पार्ट 6 है। यह एक लेक्चर वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम घटना चक्र प्लस लूसेंट प्लस एनसीईआरटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेटा हैं उसको एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर वीडियो में पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री है और उसका पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 13 चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर 13 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फ्रेंच नोबल मैन एंड केमिस्ट एंटोनी लोवेशियर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये 65 बीपीएससी में पूछा गया था कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किन्हें कहा गया था, तो ये एंटोनी लोवेशियर को। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसके बाद ये 64 बीपीएससी में पूछा गया था। नेटिव एलिमेंट इज अ मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम वाइल अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एटम। ये तो डिफिनेशन में ही कहा गया है ना, ये तो डिफिनेशन में ही कहा गया है। एलिमेंट जो होता है ना वो कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम होता है और जो कंपाउंड होता है वो कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एटम होता है। ये कब पूछा गया था? 65 बीपीएससी में। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो एटम इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ मतलब क्या क्या कंसिस्ट करता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियॉन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में क्या क्या फाइंड होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस किससे सराउंडेड रहता है? तो इलेक्ट्रॉन से। ये 45 बीपीएससी में पूछा गया था। न्यूट्रॉन इज फ्री ऑफ चार्ज, अल्फा पार्टिकल और +2 एंड प्रोटॉन +1 आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाइल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरीज नेगेटिव चार्ज। ये कब पूछा गया था? ये 66 बीपीएससी में पूछा गया था। मतलब ये कह रहा है न्यूट्रॉन जो है ना वो फ्री ऑफ चार्जेस रहते हैं और अल्फा पार्टिकल दैट इज पॉजिटिव और जो प्रोटॉन है वो +1 पॉजिटिव में है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ओके, यही 66 बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था उससे पूछा गया था। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। द प्रोटियम 1H1 isotope of hydrogen has no neutron while deuterium 1H2 has 1 neutron and tritium 1H3 isotopes has 2 neutron। तो isotopes का मतलब आपको पता है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसे isotopes कहते हैं। उसके बाद अल्फा रेस और अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बीटा पार्टिकल आर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स which are released from inner part of nucleus. They are negative charged, मतलब नेगेटिव चार्ज रहते हैं and have a negligible mass। तो मास उनका negligible मतलब टेंड्स टू 0 रहता है। गामा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स which travel at speed of light like all electromagnetic radiation। मतलब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। ये कब पूछा गया है? ये 45 बीपीएससी में पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं हम सम एनसीईआरटी फैक्ट्स। एन एटम इज अ basic unit of matter that consists of central nucleus surrounded by negatively charged electron। जो एटम है वो बेसिक सेंट्रल न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द क्या रहते हैं? सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। उसके बाद ये था हमारा डिफिनेशन ऑफ एन एटम। द अर्लीस्ट कंसेप्ट ऑफ एटम वॉज गिवन बाई अ इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनड। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, who proposed that matter is made up of very small indestructible particle called परमाणु। तो indestructible मतलब जो फर्दर डिस्ट्रक्ट न किया जा सके, मतलब और उसको स्मॉलर पार्ट्स में ना तोड़ा जा सके, उसे कहा गया था। चलिए देखते हैं डिस्कवरीज किनके द्वारा क्या किया गया है। प्रोटॉन बाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये 1918 में। फिर इलेक्ट्रॉन्स बाई जे थॉमसन इन 1897 में और न्यूट्रॉन्स बाई जेम्स चैडविक इन 1932 में। अब थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अ ब्रिटिश केमिस्ट प्रपोज दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मतलब एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। दीज एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल, दैट इज वो तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ बता रहा है they can't be broken into smaller particle। he also suggested that all the atoms of particular matter are same। मतलब उन्होंने यह भी कहा था जितने भी atoms of that particular matter है ना वो सारा सेम रहेगा, बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज एंड मास।
पर जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रहेगा ना वो डिफरेंट इन साइज एंड मास रहेगा। दिस मीन्स एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर यूनिक, मतलब डिफरेंट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम और सभी का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब हम दूसरा थ्योरी देखते हैं जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। सर जोसेफ थॉमसन was also an English chemist famous for his discovery of electrons known as Thomson atomic model। तो इन्होंने क्या दिया था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, for which he also got the Nobel Prize। He conducted a cathode ray experiment to invent electron। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कैसे किया था? तो थ्रू अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ही proposed that atoms are like a sphere of positive charge। तो इन्होंने कहा atoms is like a sphere of positive charge with negative charge embedded in them। embedded in them मतलब इनके बगल बगल में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। ही नेम्ड दिस एटॉमिक मॉडल एज प्लम्स पुडिंग मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे प्लम्स पुडिंग मॉडल किनके द्वारा दिया गया है? तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के द्वारा, ठीक है, जे थॉमसन के द्वारा। अब रदरफोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। रदरफोर्ड who was student of जे थॉमसन discovered nucleus which contained proton and neutron। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा ना, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Inside it, this discovery made a huge change to atomic structure। The observation made by Thomson in his experiment were used by Rutherford to propose his theory for atomic structure through an experiment called Rutherford alpha ray scattering experiment। अब देखते हैं बोस्ट एटॉमिक मॉडल। इनसाइड एटम्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना 2, 8, 8 है ना। स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल ऑफ दिस सेल। मतलब हर शेल में ना एनर्जी रहता है, जिसमें इसमें होल्डिंग कैपेसिटी 2 है, इसका अलग एनर्जी रहेगा। इसका होल्डिंग कैपेसिटी अगर 8 है तो इसका डिफरेंट एनर्जी रहेगा विद दैट ऑफ के शेल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कैन गो टू हायर लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड मूव टू लोअर एनर्जी level by losing or emitting some energy। When an electron stay in its own orbit, no absorption or emission of energy takes place। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन देयर स्टेशनरी ऑर्बिट ओनली। मतलब वो अपने ही ऑर्बिट में रहते हैं। अगर कोई एनर्जी लूज और कोई एनर्जी गेन नहीं होता है तो वो अपने ही ऑर्बिट में रहेंगे। द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, मतलब वो अपने इक्विलिब्रियम में अचीव्ड रहेंगे। अब देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है। द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स बेसिकली यूजेस फॉलोइंग थ्योरीज। मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यूजेस 2 थ्योरीज दैट इज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब चलिए दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ फंडामेंटल प्रैक्टिकल ऑफ एटम्स, जैसे अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया गया है। एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इट कैन बी आइदर फ्री नॉट अटैच टू एनी एटम और बाउंडेड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब वो एक एटम से बाउंड भी हो सकता है और इट इज़ नॉट और कैन नॉट बी बाउंडेड, मतलब बाहर घूम भी सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एग्जिस्ट इन अ स्फेरिकल सेल ऑफ अ वेरियस रेडियस। मतलब स्फेरिकल शेप ऑफ वेरियस रेडियस से प्रेजेंट रहेगा। रिप्रेजेंटेटिंग एनर्जी लेवल, वेरियस स्फीयर मतलब जैसे होता है ना KLMN शेल, तो कोई भी शेल में रह सकता है और जिस शेल में रहेगा वो अपना एनर्जी बताएगा कि उनका एनर्जी कितना है। इट्स सिंबल इज E और ये इनका ये है सिंबल बीटा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हैज़ अ मास दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1/1837 दैट ऑफ प्रोटॉन और 9.109 इंटू 10⁻³ kg। फिर इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन। और व्हेन तो 1897 में। एटॉमिक मास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.000548 अ प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव था, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। इट्स सिंबल इज P+। द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम, ये यूनिट होता है। इट्स वेट इज 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। अब इट्स एटॉमिक मास यूनिट इज 1.00727 और इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टेन एज एनोड रे 1886 में एंड फाइनली आइडेंटिफाइड एज नेम्ड बाई रदरफोर्ड इन 1919। मतलब इनको पहले डिस्कवर किया गया था पर एक्चुअल नेम इनको कब मिला है? 1919 में। इनको प्रोटॉन को। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है न्यूट्रॉन।
इट इज़ अ न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल, सो इट्स नेम इज न्यूट्रॉन, मतलब वो न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है और इट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन। इट्स मास इज स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास कितना था, हम लोगों ने कितना पढ़ा था, तो इट्स एटॉमिक मास कितना था ऑफ प्रोटॉन 1.00727, तो इससे स्लाइटली ज़्यादा है न्यूट्रॉन का। फिर इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। अब देखते हैं क्विक बाइट्स, जैज इन यहाँ पे प्रोटॉन का रिलेटिव मास कितना है 1 और रिलेटिव चार्ज कितना है +1 और चार्ज पर कूलम कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम और एटॉमिक मास कितना है 1.67 × 10⁻27 और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास कितना है 1, रिलेटिव चार्ज न्यूट्रल है ये है और इनका चार्ज पर कूलम 0 है एज इन न्यूट्रल है ना इसलिए, और मास क्या होगा 1.67 × 10⁻27 kg। अब इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना है 0.0005, रिलेटिव चार्ज -1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना इसलिए, और चार्ज कितना होगा -1.6 × 10⁻19 कूलम और मास कितना होगा 9.11 × 10⁻31 मास पर केजी। अब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर में। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट जनरली रिप्रेजेंट्स बाई जेड, तो वो क्या एटॉमिक नंबर जनरली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बाई जेड। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, बस दोनों का डिफरेंस क्या है, एक पॉजिटिव में रहता है एक नेगेटिव में रहेगा। ओके उसके बाद एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड न्यूट्रॉन्स कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन्स के पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रहता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूट्रल atom is same. This implies that atomic number is equal to the number of proton or the number of electron in an atom. तो ये क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, नंबर ऑफ या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन। उसके बाद हाइड्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 1 एज इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन इन एन एटम। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ ओनली 1 प्रोटॉन है, सो इट हैज़ ओनली 1, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। अब एटॉमिक नंबर अगर हम एज इन एक इक्वेशन के फॉर्म में देख लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जितना प्रोटॉन रहेगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब चलिए मास नंबर के बारे में जानते हैं। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। अब the proton and neutron present in a nucleus of an atom are together called nucleons, and hence the mass number is the number of nucleons present in the atom. तो mass number is equal to nucleons present in atom. Okay, अब आगे चलते हैं। तो अगर हम इक्वेशन के तौर पर अगर इनको देखेंगे तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब चलिए हम एक एग्जांपल के जरिए मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर के बारे में जानते हैं। अगर मान लो कोई एक एलिमेंट दिया होगा तो 7/3 दिया हुआ है, ऊपर वाला जो ऊपर में प्रेजेंट रहेगा ना उसे क्या कहेंगे, मास नंबर। ओके तो ऑफ प्रोटॉन ऑफ न्यूट्रॉन, तो 3 + 4 = 7। ओके और नीचे वाला क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर, तो उसका क्या रहेगा 3। तो एटॉमिक नंबर ये है मेरा और मास नंबर 7 है, तो 3 + 4 = 7। ओके समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये था हमारा प्रोटॉन, ये था हमारा न्यूट्रॉन और ये हमारा है एटॉमिक मास। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, द आयन्स एंड एटम्स विथ एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनी। ओके है। अब यहाँ पे आइसोटोप्स वर्सेस आइसोबार्स का डिफरेंस दिया हुआ है। आइसोटोप्स तो मैंने आपको बताया था ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। चलिए अब देखते हैं। और आइसोबार का डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, आइसोबार आर केमिकल एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर वेयर एज आइसोबार्स आर डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सेम एलिमेंट। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर आर इक्वल टू ईच अदर, पर यहाँ पे आइसोबार में एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एटॉमिक नंबर जो है ना वो डिफरेंट रहेगा। चलिए मैं आपको आइसोटोप्स एक एग्जांपल के ज़रिए समझा दूं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कार्बन लेते हैं ना, इसका मास नंबर ये है रहा मेरा एटॉमिक नंबर और 13 भी रहा वही मेरा, और इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर मेरा इसका 6 रहा। तो ये सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये है मेरा एक एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स। अगर एक और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो, जैसे अगर मैं क्लोरीन लेता हूँ, ओके तो क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। ओके अब क्लोरीन का पास 2 आइसोटोप है, तो एक होगा मेरा
35 जो है मेरा मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये 35 कैसे आएगा? तो 18 न्यूट्रॉन प्लस 17 प्रोटॉन, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 17 होता है। अब मान लीजिए मैं 37 क्लोरीन लेता हूँ, 37, और यहाँ पे 17 एज इन क्लोरीन आइसोटोप्स है ना, इसीलिए 37 भी आएगा इसका मास नंबर। एक बार 35 आया था, तो वो कैसे आया था? वो मेरा 20 न्यूट्रॉन है, और जब मैंने 35 मास नंबर लिया था तो इसका न्यूट्रॉन कितना था? 18, ओके। उसके बाद 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये है मेरा क्लोरीन एज एन आइसोटोप। तो मैंने 2 एग्जांपल दिया, एक कार्बन का, एक क्लोरीन का। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब देखिए, एटॉमिक मास आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो एटॉमिक मास जो होगा ना वो डिफरेंट होगा। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 था यहाँ पे, और यहाँ पे 35 था इस एग्जाम्पल में। और एटॉमिक मास आर इक्वल टू ईच अदर, बट दैट ऑफ आइसोबार जो होता है ना, उसका एटॉमिक मास सेम रहेगा। द सेम केमिकल एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट। तो सेम केमिकल एलिमेंट जो रहेगा, जैसे क्लोरीन है ना, तो विथ डिफरेंट मास नंबर हो गया, और यहाँ पे डिफरेंट केमिकल एलिमेंट रहेगा। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑफन सिमिलर विथ ईच अदर। अब हम आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी बारे में। रेडियो एक्टिव डिके ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर डिके और रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम लूजेस एनर्जी बाय एमिटिंग रेडिएशन। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो होता है ना, वो एनर्जी रेडिएट करेगा बाय एमिटिंग रेडिएशन इंक्लूडिंग अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस एंड कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स। ये इस तरीक़ा से अपना एनर्जी एमिट करेगा। तो बीटा पार्टिकल, गामा रेस, अल्फा पार्टिकल, कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन। अ मटेरियल दैट स्पॉन्टेनियसली एमिट सच रेडिएशन इज कंसिडर्ड रेडियो एक्टिव। तो उसे रेडियो एक्टिव कहते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ना, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, उनका डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे नेचर में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल में डिफरेंस क्या है। तो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है हमारा अल्फा पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारा बीटा पार्टिकल है, और हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो हमारा गामा पार्टिकल है। स्पीड कितना है? 110 मीटर पर सेकेंड, और 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अच्छे से PDF में आया नहीं है, तो मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम ऑफ गामा रेडिएशन। अब चलिए, स्मॉल अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? स्मॉल 3 to 8 सेंटीमीटर इन एयर, और बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, अप टू फ्यू मीटर्स इन एयर, और गामा का वेरी लार्ज, अप टू फ्यू 100 मीटर इन एयर। अब 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। अब फिर से एक बार देखते हैं इसमें क्या, इस टेबल में क्या दिया हुआ है। यूज दिस टेबल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपेयरिंग अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर बता रहा है तो इट्स अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर ये है 2, और मास नंबर कितना है? 4, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। फिर बीटा पार्टिकल का इट्स एन इलेक्ट्रॉन, और गामा का इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज इसका +2 है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, -1, और गामा का 0। रिलेटिवली लार्ज होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेरी स्मॉल होता है बीटा पार्टिकल का, और गामा का नो मास होता है। फ्रेंड्स, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अल्फा, बीटा, गामा का डिटेल्ड नॉलेज दे रहा है। तो इनकेस अगर एग्जाम में अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन का कोई भी तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान में रखोगे ना, तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल स्लो होता है, बीटा पार्टिकल का फास्ट होता है, और गामा का स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। अब आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग आयोनाइजिंग इफेक्ट होता है, बीटा पार्टिकल का वीक आयोनाइजिंग इफेक्ट होता है, और गामा का वेरी वीक होता है। अब मोस्ट डेंजरस कब होता है अल्फा पार्टिकल? व्हेन सोर्स इज इनसाइड द बॉडी। मतलब वो जो एमिट कर रहा है ना अल्फा पार्टिकल, वो इनसाइड द बॉडी है, एनी काइंड ऑफ बॉडी, जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन बींग के अंदर हो, किन्हीं बॉडी के अंदर अगर अल्फा पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाएगा। व्हेन सोर्स इज आउटसाइड द बॉडी, तो वो एमिट कर जाएगा, और गामा व्हेन सोर्स इज आउटसाइड द बॉडी। मतलब ये हमको ध्यान में रखना है, अल्फा पार्टिकल वेरी मच डेंजरस है व्हेन इट इज़ इनसाइड द बॉडी। तो ये था हम लोगों ने बीटा और गामा पार्टिकल का डिफरेंस समझा है, कैसे नेचर, चार्ज, मास, स्पीड और आयनाइजिंग इफेक्ट में, और इस टेबल में पेनिट्रेटिंग पावर और स्पीड, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर क्या है। रेडियो एक्टिविटी
is a nuclear reaction, not a chemical reaction. It was discovered by Henry Becquerel in uranium. मैंने कल आपको ये बताया था फिजिक्स वाले लास्ट लेक्चर में. In 1898, Marie Curie and her husband Pierre Curie discovered a radioactive element polonium. तो ये पोलोनियम का डिस्कवर उन्होंने किया था. उसके बाद 1902 मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम फ्रॉम द ओर ऑफ यूरेनियम पिच ब्लेंड. फिर डिफरेंट एलिमेंट एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एलिमेंट आइसोन्यूट्रिक और आइसोटोन्स. ये आइसोटोन्स का डिफिनेशन था. डिफरेंट एलिमेंट्स एटम विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा ना वो आइसोटोन्स कहलाएगा. फिर एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU, ये डिनोशन ही उस तरह होता है एटॉमिक मास यूनिट का, इज अ डिफाइंड एज precisely 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. ओके, वो क्या होता है, वो मेरा एटॉमिक यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, चैप्टर नंबर 14, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आया था. इन ऑर्डर टू पैस्चराइज्ड मिल्क, पैस्चराइजेशन कैसे होता है मिल्क का पता है. उनको ना बहुत हाई टेम्परेचर में पहले गर्म कर दिया जाता है, फिर तुरंत ठंडा कर देंगे ना, तो वो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है. जो हम लोगों के घर में आता है ना मदर डेयरी का, सुधा का, पैस्चराइज्ड मिल्क होता है. वो आप बिना गर्म किए भी पी सकते हो और उसमें कंसनट्रेशन भी एनरिच्ड रहता है. तो फर्स्ट द मिल्क इज़ हीटेड अप टू ए लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड सडनली विद इन अ स्पेसिफिक टाइम. ये मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया. पैस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन्वेंटेड बाई फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पैस्चर ड्यूरिंग द 19th century in 1864. तो लुइस पैस्चर discovered that heating beer and wine was enough to kill most of the bacteria that caused spoilage and hence prevented this beverage from turning sour. sour मतलब उसको उसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब होने से बच सकता था. किसका टेस्ट, तो उन्होंने सबसे पहले वो बियर एंड वाइन में देखा था. तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं इनको मिल्क में भी ट्राई करता हूँ तो हो सकता है वो ठीक रहेगा. दिस वॉज अचीव बाय एलिमिनेटिंग पैथोजेनेटिक माइक्रोब. तो एक माइक्रोब्स होता है ना पैथोजेनिक, एंड लोअरिंग माइक्रोबियल नंबर टू प्रोलॉन्ग द क्वालिटी ऑफ बेवरेजेस. तो प्रोलॉन्ग द क्वालिटी ऑफ बेवरेजेस मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं. ये कब पूछा गया था, ये 38 BPSC में पूछा गया था. An emulsion is collide of two or more immiscible liquid, जो लिक्विड मिक्स नहीं किया जा सकता है ना, wherein one liquid contains a dispersion of other liquid. Milk is an example of emulsion. It is example of oil in water emulsion. It is an example of oil in water emulsion. ओके, ये कब पूछा गया था, 42nd BPSC में. अब एक तरह का अब क्रोमाटोग्राफी के बारे में हम जानेंगे. क्रोमाटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर. तो लिक्विड मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट को भी हम सेपरेट कर सकते हैं. वो किससे, तो क्रोमाटोग्राफी प्रोसेस से. सॉलिड कैम्फर डायरेक्टली चेंजेस इनटू कैम्फर वेपर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. अगर आपको ये नहीं समझ में भी आ रहा है ना, आप लोगों ने नैप्थलीन बॉल देखा होगा. नैप्थलीन बॉल को अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो वो अचानक से क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा. तो वो किस प्रोसेस के तहत होगा, वो सब्लिमेशन के तहत होगा. तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहेंगे. अब देखते हैं एनसीईआरटी फैक्ट्स में क्या दिया गया है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में. व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ फिजिकल चेंज इट्स कंपोजिशन रिमेन्स द सेम डिस्पाइट इट्स मॉलिक्यूलर बीइंग रीअरेंज. तो उसका मॉलिक्यूल जो होगा ना रीअरेंज हो जाएगा, पर उसका जो कंपोजिशन होगा ना वो वहीं का वही रहेगा. चलिए, अगर इस मैगजीन में अगर उसका एग्जाम्पल नहीं दिया होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल के तहत भी समझा दूंगा. फिजिकल चेंज इज टेम्प्रोरी चेंज, मतलब वो फिर से रिवर्स भी किया जा सकता है, वो टेम्प्रेरी होता है, परमानेंट चेंज नहीं है. सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर. वाटर अगर फ्रीज हो जाए तो फिर से वो मेल्ट हो सकता है, फिर से वो फ्रीज भी हो सकता है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, चॉपिंग इन वुड्स, क्रम्बलिंग ऑफ पेपर. तो ये सब प्रोसेस जो है ना वो रिवर्स भी किया जा सकता है. अगर आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ रहा है ना, तो आप एक बार सोचिए डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, इसको आप कैसे रिवर्स कर सकते हो, कोई प्रोसेस है क्या, बताओ एक बार अगर आपको आता है तो. केमिकल चेंज किसे कहते हैं, व्हेन सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज चेंज एंटायरली. तो मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन होगा ना वो एंटायरली केमिकल चेंज में चेंज हो जाएगा, पर फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होता है. दस केमिकल चेंज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, पर हमारा फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता था. मैं आपको यहीं पर डिफरेंशिएट करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा. अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, तो वो परमानेंट चेंज होता है, और फिजिकल चेंज हमारा टेम्पररी चेंज होता है. अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज आर डाइजेशन ऑफ फूड. एक बार फूड डाइजेस्ट हो जाए तो फिर इसको आप फूड नहीं बना सकते. बर्निंग ऑफ कोल, अगर वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर से आप उसको कोल नहीं बना सकते. और रस्टिंग, अगर आयरन का रस्टिंग हो जाएगा तो फिर से आप उसको एज एन सॉलिड आयरन जो जिस तरह वो था उस तरह आप बना नहीं सकते होंगे.
ओके। अब हमारा नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द केमिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज टेम्पररी, अ केमिकल चेंज इज परमानेंट। अ फिजिकल चेंज इज इजिली रिवर्सिबल, अ केमिकल चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल, मतलब वो रिवर्स नहीं किया जा सकता है। वेरी लिटिल हीट और लाइट एनर्जी यूजुअली एब्जॉर्ब और गिवन आउट इन द फिजिकल चेंज, मतलब वेरी लिटिल हीट और लाइट एनर्जी दिया बाहर निकलता है, मतलब एमिट होता है। पर इसमें केमिकल चेंज में अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट अल्टर इन फिजिकल चेंज, मतलब मास वही का वही रहेगा, वो नहीं अल्टर होगा। बट इन दैट ऑफ केमिकल चेंज मास ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट अल्टर इन केमिकल चेंज। नहीं, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, द मास ऑफ सब्सटेंस अल्टर इन केमिकल चेंज। अब चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सारा का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये सारा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जितना भी टर्म्स मैंने अभी आपको बताया। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, मतलब दो तरह का मिक्सचर होता है ना, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस उसे कहते हैं सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड बट नॉट डिजॉल्व, और उसका कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो 2 और मोर सब्सटेंस होता है। और होमोजीनियस होता है ना वो सेम टाइप का मिक्सचर को होमोजीनियस बोलते हैं। उस सेम मतलब उसमें कोई दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसे होमोजीनियस कहते हैं। उसके बाद कंपोनेंट इन विच द पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वन सॉल्वेंट एंड द अदर सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट किसे कहते हैं, द कंपोनेंट दैट डिजॉल्व इन वाटर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो अगर मान लीजिए नमक और पानी हम लेंगे ना, तो वाटर जो होता है ना वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी हम डिजॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्यूट क्या होगा, नमक। द सॉल्वेंट दैट आर डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, मतलब नमक एज इन आप कंसिडर कर सकते हो सॉल्यूट। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। द पार्टिकल आर टू टाइनी एंड हैव अ डायमीटर ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर। तो डायमीटर कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, वो नेकेड आई नहीं दिख सकता है। अगर मान लो आप नमक और पानी को अगर आप डिजॉल्व कर लेते तो नमक आपको पानी में नहीं ना दिखेगा, तो वही कह रहा है वो नेकेड आई से डिजॉल्व, उसका डिजोल्यूशन नहीं दिख सकता है। पार्टिकल डजंट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड हेंस द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। तो लाइट जो उसे पेनिट्रेट करेगा उसका पाथ आप देख नहीं सकते हो। सॉल्यूट्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम द मिक्सचर एंड डू नॉट सेडिमेंट। अ सॉल्यूट इज स्टेबल, वो स्टेबल होता है। सेडिमेंट मतलब उसमें वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन, मतलब केमिस्ट के हिसाब से अगर फिल्टर पेपर लेते हो तो अगर उस फिल्टर पेपर को अगर यूज़ करते हो इसको डिसोशिएट करने के लिए, इसको फिल्ट्रेट करने के लिए, तो आप नहीं कर सकते हो, वही ये कह रहा है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉलिड सॉलिड, तो सॉल्यूट क्या होगा मेरा सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या होगा मेरा सॉलिड। तो एग्जाम्पल क्या होगा सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन का, तो अलॉय लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। उसके बाद सॉलिड लिक्विड में तो हमारा सॉल्यूट क्या होगा सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड। आप लिक्विड मतलब जो सॉल्वेंट होगा ना, अगर इसमें कोई लिक्विड पदार्थ है तो आप वाटर एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट को मान सकते हो। चलिए देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड सॉल्ट एक्सेट्रा इन वाटर। तो इन वाटर में हमारा सॉल्वेंट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब इन वाटर तो वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट हो जा रहा है। और सॉलिड और गैस में तो सॉलिड हो जाएगा मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो जाएगा मेरा गैस, जिसमें डिजॉल्व करेगा। देखिए सॉल्यूट होता है जो कहीं जाके डिजॉल्व होगा, और सॉल्वेंट होगा जो उसके अंदर आके डिजॉल्व होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत लेमन टर्म में बता दिया है। सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक आयोडीन एंड कैम्फर, लिक्विड सॉलिड में लिक्विड और सॉलिड होगा हमारा, और हाइड्रेटेड सॉल्ट, मरकरी एंड एमलगेमेटेड जिंक। फिर लिक्विड लिक्विड हमारा अगर मान लीजिए सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी अगर लिक्विड है तो वो क्या होगा अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टॉल्यून। और लिक्विड और गैस मतलब सॉल्यूट अगर लिक्विड है और सॉल्वेंट अगर गैस है तो एरोसॉल्स, वाटर वेपर इन एयर। फिर गैस इन सॉलिड, सॉलिड में अगर हम गैस को करना चाहें तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड इन पैलेडियम। और गैस इन लिक्विड मतलब गैस को अगर हम लिक्विड मिक्स करना चाहते हैं तो एरेटेड जिंक, है ना। एरेटेड ड्रिंक मतलब समझ रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड किसी ड्रिंक में रहता है, याद है क्या है वो, कोका कोला, है ना। कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक ले लो उसमें तो कार्बन प्रेजेंट रहता है ना। उसके बाद मान लो गैस और गैस को अगर मिक्स करना चाहते हो मतलब सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब चलिए मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्वेंट सॉल्यूट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। अब मिक्सचर आर द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मैटर, 2 और 2 से ज़्यादा मैटर प्रेजेंट हो। एयर, सॉइल, ब्लड एक्सेट्रा आर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन मिक्सचर आर क्लासिफाइड एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब चलिए मैंने आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताया था, चलिए बार फिर से देख लेते हैं। अ मिक्सचर दैट has its component uniformly distributed is known as homogeneous, मतलब equal amount, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी आप लोगे ना वो
इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। वाइल इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इक्वालिटी नहीं है, मतलब उसका जो मिक्सचर होगा ना वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ओके, अगर आपको और भी समझ में नहीं आया तो मतलब फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है, विच रिमेन्स फिजिकली सेपरेटेड, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारा हो जाएगा। और सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड, ये 3 तरह का होता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, क्लास 8-9 में तो दिखता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, यूजुअली सिंपली मिक्सिंग विथ मोर सॉल्वेंट। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप लोगों ने एक ग्लास जूस बनवाया, ठीक है, उसमें अब अगर आप वाटर कंसंट्रेशन ऐड करवाते जाते हो तो वो तो जूस का जो कंसंट्रेशन है ना वो क्या हो रहा है, वो डाइल्यूट होते जा रहा है। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिवली टू अमाउंट दैट कुड बी डिजॉल्व। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? is a solution that contains the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मान लो आप वाटर लेते हो एक ग्लास में और उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डाल देते हो, उससे ज़्यादा शुगर उस वाटर में और आप ऐड ऑन नहीं कर सकते हो, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मतलब यहाँ पे कहा भी गया है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर आपने जब ऐड कर दिया होगा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फॉर्म ए सॉल्यूशन विद अनदर सब्सटेंस, मतलब सॉल्यूशन में कितना एबिलिटी है सॉल्यूट को ऐड करने के लिए, तो उसी को सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस का क्या डिफिनेशन है? द कंडीशन फॉर ऑस्मोसिस आर मोर देन 2 सॉल्यूशन शुड हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। एंड द मेंबर सेपरेटिंग द सॉल्यूशन शुड बी सेमी परमिएबल, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब मान लो आप एक ग्लास बीकर ले लेते हो, ठीक है, इसको आप एक सेमी परमिएबल मतलब एक मैश है, मैश टाइप का, इसमें एक है पार्टीशन है और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन ले लिया है, इसमें एड ऑन विथ स्टोन्स ले लिए हैं और अगर इधर वाटर क्रॉस कर जाता है पर ये जो स्टोन है ना वो क्रॉस नहीं कर पाता है विथ ड्यू टू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो एक ऑस्मोसिस प्रोसेस को जनरेट कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू ऑस्मोसिस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द कंसंट्रेशन आर इक्वल और बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो घर में आरओ लगा हुआ रहता है ना, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के फेनोमेनन में वर्क करता है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ semi-permeable membrane from a solution of pure solvent by applying excess pressure on the solution side is called reverse osmosis। मतलब मोटर लगा हुआ रहता है और एक प्रेशराइज्ड एक एटमॉस्फेयर हम उसे बनाते हैं और मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। उसके बाद डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अंडर अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑकरिंग इन ऑल लिविंग बींग्स, तो वो ऑल लिविंग बींग्स में होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करेगा तो वो डिफ्यूजन एज इन प्रोसेस हो जाता है। अंटिल द कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल, तो वो जब तक प्रोसेस जो मतलब जो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा ना दोनों में, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम जब अचीव कर लेगा तो वो प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगा। उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन कैसे कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकता है, एरिया ऑफ इंटरेक्शन, साइज ऑफ पार्टिकल, द स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो डिफ्यूजन इन सारे फैक्टर्स में भी डिपेंड करता है। लिक्विड एंड गैसेस अंडरगो डिफ्यूजन एज मॉलिक्यूल आर एबल टू मूव रैंडमली, तो मॉलिक्यूल जो है ना वो रैंडम पाथ में मूव करता है, इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस पॉसिबल है। अब डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब क्यों इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दिस प्रोसेस हेल्प्स इन डिफ्यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड। डिफ्यूजन ऑल्सो ऑकर इन द प्लांट सेल, वो प्लांट में भी होता है। इन ऑल ग्रीन प्लांट वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल डिफ्यूजेस इनटू द प्लांट थ्रू देयर रूट हेयर सेल, ये डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल है प्लांट में कैसे यूज किया जाता है। द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द न्यूट्रॉन दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ड्यू टू डिफ्यूजन, तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट करता है ना वो एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन है। अब डायलिसिस भी देखते हैं, डायलिसिस कैसे एग्जांपल है डिफ्यूजन का। इट इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज वन दैट अलाउज ओनली स्पेसिफिक आयन, मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आयन को ही पास होने देगा, एंड मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट वाइल इट्स ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ अदर, पर दूसरे उसके रिस्पेक्ट में उसके साथ जो और दूसरा भी मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट होगा ना उसको रोक देगा, तो
दैट प्रोसेस नोन एज डायलिसिस। एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है? अ सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट कीप्स समथिंग आउट एंड लेट समथिंग इन। मतलब किसी चीज़ को रोकता है और किन्हीं किन्हीं चीज़ को पास थ्रू होने देता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक ग्लास बीकर ले लो आप, उसको आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, वो एक मैश होना चाहिए, जाली टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे एक पेबल्स भी होगा और वाटर भी होगा, तो वाटर कैन पास थ्रू इट, पर वो पेबल्स जो होगा ना वो पास नहीं कर पाएगा। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वो डिफ्यूज़न है। ये तो एक्चुअल में एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस भी है। ओके, मैंने ऑस्मोसिस का भी एग्जाम्पल आपको बताया, पर यहाँ पे मैंने आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक एग्जाम्पल दिया है। फिर प्रोटेक्ट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, protein are the bouncers. A semi-permeable membrane is also known as selective permeable membrane, is a type of biological membrane which allow certain molecules or ion to pass through it. किसी molecule को पास होने देगा, किसी को नहीं। By osmosis, facilitated diffusion, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये चारों जो है ना एक तरह का प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब किसी पार्टिकल को अपने थ्रू पास होने देगा और किसी पार्टिकल को नहीं पास होने देगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब इट्स वर्क्स ऑन इट्स ओन डिसीजन, मतलब वो अपने डिसीजन से काम करेगा, मतलब उसको जो मन करेगा वो उसे पास होने देगा। मतलब आप जिस तरह का उसमें प्रोसेस फीड करोगे वो उस तरह का काम करने देगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2 चैप्टर डिस्कस किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिजिकल एंड केमिकल चेंज। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक्स।